जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जमात दहम का जो नया सिलेबस है इंतहाई अहम है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम तमाम लेक्चर आसान करके आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकें और हर क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो चलिए आपको आज की वीडियो में क्या पढ़ाना है उसकी तरफ लेकर चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखिए कि हम 3.2 को शुरू करने से पहले एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स को। तो आपको मैट्रिक्स की टाइप्स जो है वो बुक पे दी भी हुई हैं, जिनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है जी, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो टॉपिक है, इसमें ये बात याद कर लें कि इसमें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं ये सारी की सारी डेफिनेशंस। और ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है क्योंकि पेपर में ये एज आ डेफिनेशंस आपको पेपर में लाजमन पूछी जाएंगी और इनमें से एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाएंगे। तो चलें पहली टाइप को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको दो दो डेफिनेशंस या तीन तीन डेफिनेशन जो आसान हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको इकट्ठा पढ़ाऊं ताकि आप जब याद करें तो एक दो वर्ड चेंज करने से आपकी दो दो डेफिनेशंस तीन तीन डेफिनेशंस क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो डेफिनेशंस की जो कि एक दूसरे जैसी सेम डेफिनेशंस हैं, सिर्फ एक वर्ड का फर्क करने से आपको वो डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। तो पहली डेफिनेशन है जी हमारे पास रो मैट्रिक्स कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखें, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन रो हो। ठीक है जी, जो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, ये बात याद कर लें, उसको हम क्या कहते हैं, वो रो मैट्रिक्स है। और अगर इसके बरअक्स आप कॉलम मैट्रिक्स को भी याद कर लें तो जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो थी इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिखते हैं। लेट्स सी मैं एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, तो उसमें मैं कुछ इस तरह के एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ये देखिएगा। लेट्स सी कि मैं इसमें एलिमेंट लिखता हूं 1 3 - 4। ठीक है जी, अब इसमें देखिए तो उसमें सिर्फ रो क्या है, एक है। तो अगर ये एक रो है तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह मैं मिसाल देता हूं कॉलम मैट्रिक्स की। लेट्स सी हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जांपल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बुक वाली भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आप गौर करें तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो इन दोनों डेफिनेशंस को आप आसानी के साथ इस तरह से जो है वो याद करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सेस डेफिनेशन जो है वो देखिए, वो आपको नाम से उसका पता चल रहा होगा, वो है जीरो मैट्रिक्स या इसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये नाम से आपको याद हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो। कहता है इफ ऑल द एंट्रीज, या एलिमेंट भी कह सकते हैं यहाँ पे, इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखें। एग्जांपल ले लीजिए कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसमें जीरो होने चाहिए। और ये भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख लें कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो दो हो जाएं, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और ये नल मैट्रिक्स। तो अगर जीरो एलिमेंट्स हैं दोनों के, तो ये हम इसको मेंशन करेंगे कि ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है जी, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये एक जो है वो कॉलम मैट्रिक्स भी है। बेटा ये बात याद रखें, जब आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए या क्वेश्चन में पूछा जाए, तो अगर वहां पे ऑप्शन जीरो मैट्रिक्स ना दिया हो तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये जीरो मैट्रिक्स होगी। और ज्यादातर बच्चे यही कंफ्यूज होंगे कि सर अगर ये दोनों दिए हों ऑप्शन तो फिर क्या होगा। तो बेटा दोनों ऑप्शन अगर दिए होंगे तो फिर आपको वो बोथ ए बी वाला ऑप्शन भी देगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आपको इस तरह का एमसीक्यूज देगा तो उसमें सिर्फ एक चॉइस देगा, या जीरो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से अपने जहन में बात बैठा लेनी है। अब बेटा उसके बाद दो डेफिनेशंस आपने इकट्ठी याद करनी है, और वो हैं जी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों को आपने इकट्ठा याद करना है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे,
देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, एक जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसकी शेप स्क्वायर जैसी होगी। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये देखें, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स जो मर्जी हो जाए, तो आप देख लें, इसके अंदर एलिमेंट्स आप अपनी तरफ से लिख लें, 1 2 4 6। ठीक है, अब इसको नाम दे दें ए मैट्रिक्स। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के हमेशा इक्वल होंगी। ये इसका ऑर्डर है जी 2 by 2। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, तो उसकी शेप स्क्वायर वैसी वाली बनती है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें एक लाइन याद कर लें, कहते हैं मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, यहां तक ये मेन बात है। अब इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि इसका ऑर्डर n/n, यानी कि n जितने तादाद है उतनी ही यहाँ पे दूसरे कॉलम की भी तादाद n होनी चाहिए। तो फिर हम जो है इसको कहते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब मुझे आपने एमसीक्यूज का ये आंसर देना है। एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बताएं ये क्या है। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है, तो जी इसको बताएं, कमेंट सेक्शन में आप बताएं इसको जरा पॉज करके वीडियो को। तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर चेक कर लें, 1/1, तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये भी एमसीक्यूज आता है पेपर में। अब इसके ऑपोजिट आप दूसरी डेफिनेशन जो याद करेंगे, दैट इज द रेक्टेंगुलर। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप ये लिख दें कि इक्वल है, और इसमें आप लिख दें कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल। ये वर्ड जो है आप चेंज करेंगे तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। यहां से देखिए यहां तक, ठीक है, आर नॉट इक्वल, इसमें नॉट का वर्ड जो है वो आप यूज करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज 2 हैं, कॉलम की तादाद 3 है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो आप इन दो डेफिनेशंस को इस तरह से याद करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन जो है वो 3 डेफिनेशंस आपने इकट्ठी याद करनी है जी, और वो 2 डेफिनेशंस पहले देख लें। पहली डेफिनेशन है डायगोनल। ठीक है, इसको मैं जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ स्केलर के साथ, फिर इसको आगे हम मिलाएंगे। ठीक है, तो पहली डायगोनल को समझ लें बेटा। ये डायगोनल का वर्ड जो है इसको ध्यान से देखिएगा। मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स सी। ठीक है जी, इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। एलिमेंट्स मिसाल के तौर पे आपके पास है जी 2 0 0 0 3 0 0 0 4। अच्छा, बात को गौर से समझिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अलाइन करें एलिमेंट्स को, तो आप अलाइन कैसे करते थे? अभी तक हमने दो तरह की अलाइनमेंट देखी है, एक रोज में और एक कॉलम्स में। लेकिन ये एक नई आपको अलाइनमेंट समझा रहा हूं, ऐसे तिरछी। ठीक है जी, तो ये बेटा आप ऐसे अगर अलाइनमेंट करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? डायगोनल। ठीक है, और फिर इसको अगर पूरा नाम देना हो तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल्स या मेन डायगोनल। ठीक है जी, ये बात याद कर लें, प्रिंसिपल डायगोनल्स भी कह सकते हैं, इसको मेन डायगोनल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसी के नाम हैं। ठीक है, तो ये बात याद कर ले। ठीक है जी, अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले मौजूद हैं आपके पास, इनका एक कम से कम इनमें से एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जबकि बाकी के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये मैं सॉरी, मार्कर का साइज बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं जी। तो ये जो एलिमेंट्स आपके पास बचे, जो कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा हैं, वो उससे ऊपर भी हैं, कुछ कुछ नीचे हैं, इनको हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल। ठीक है जी, तो याद रखें डायगोनल की डेफिनेशन क्या है कि कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। कहता है ये जो मेन डायगोनल है इसमें से कम एक जीरो ना हो, जबकि बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरोस। तो ये देखें, ये जो आपके पास नीचे ऐसे एलिमेंट्स हैं ये भी सारे नॉन डायगोनल हैं,
और जो ये वाले एलिमेंट्स ऊपर एलिमेंट्स हैं ये भी सारे क्या होने चाहिए, जीरोस। ठीक है, जबकि दरमियान में जो आपके पास एलिमेंट्स की तरतीब है जो कि मेन डायगोनल्स हैं उनमें से कम एक जीरो ना हो। लेट्स सी मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, यहाँ पे वन रहने देता हूँ, ये जीरो कर देता हूँ, तब भी ये मैट्रिक्स क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे ये बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एटलीस्ट एनी वन, कोई एक एलिमेंट भी अगर जीरो नहीं है तो फिर वो क्या होगी, डायगोनल होगी। ठीक है जी। अब इसी से आगे अगली डेफिनेशन को रिलेट करते हैं, वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का यहाँ पे एक वर्ड लिख लें अपनी बुक के ऊपर, सेम। ठीक है जी, क्या कहते हैं, कहते हैं आ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये बात देखिएगा, वो इस यहाँ पे मेंशन कर रहा है स्केलर की डेफिनेशन में कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि ये इस तरह की फॉर्म वाली, उसको हम कहते हैं कि वो स्केलर हो सकती है इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल आर सेम। ये जो वर्ड है सेम, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था। वो फर्क ये बता रहा है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स ही जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन सकता है अगर उसके मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। ठीक है, मिसाल ले लीजिए, ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे 2 है, 0 है, 0 है, 0 2 0 0 0 2। तो ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन ये जो दरमियान में डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सेम मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्केलर इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये आप आगे देखेंगे। अच्छा, अब उन दोनों मैट्रिक्स स्केलर और डायगोनल के बाद अब हम इसको दोनों को रिलेट करने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के साथ। बेटा ये आइडेंटिटी का जब भी वर्ड आपको आए या यूनिट का वर्ड आए तो उससे एक बात याद रखना है, इसका मतलब है वन। ठीक है, जैसे रियल नंबर्स में अगर हम आइडेंटिटी की बात करते थे तो उसमें एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी जीरो होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वन होता है। तो इसी तरह जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी जो है उसके अंदर भी वन का बहुत अहम किरदार है। देखिए कहाँ पे किरदार है, अब बात को समझिएगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है अ स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये उसने बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली स्केलर से ही बनती है। ठीक है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जो है अगर एक स्केलर मैट्रिक्स हो और उसमें खास कंडीशन हो, क्या कंडीशन हो, कहता है स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर वन। ये बात याद रखें, स्केलर में डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो तो वो स्केलर था, और अगर स्केलर के डायगोनल एलिमेंट वन हो तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बेटा ये बात याद रखें, इस मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके एलिमेंट्स में क्या होगा, खास बात ये होगी कि जो यूनिट एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल में होंगे। ये देखिए यहाँ पे वन वन होंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको। तीनों मैट्रिक्स को आपने तैयार रखना है, याद रखना है। डायगोनल, डायगोनल के बाद स्केलर में सेम एलिमेंट्स और यूनिट में डायगोनल एलिमेंट्स वन वन होंगे। ठीक है जी, तो इसको ये ऑर्डर जो है वो चेंज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे 1 0 0 3 by 3 भी हो सकता है। ये देखिए 0 0 1। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक एमसीक्यूज बहुत अहम है, पेपर में आ सकता है, और वो ये रिमेंबर दैट आपकी बुक पे दिया हुआ है। वो क्या कहता है, इंतहाई अहम, कहता है अ स्केलर मैट्रिक्स इज एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो द डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि स्केलर और आइडेंटिटी हमेशा याद रखें वो क्या होंगे, डायगोनल भी होंगे। लेकिन बट ऑल डायगोनल, लेकिन तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो स्केलर नहीं भी हो सकती और हो भी सकती हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है, आपने इसको याद रखना है, इसको आपने ध्यान से अटेम्प्ट कर लेना है, बुक पे भी निशानात लगा लेने हैं। अब ये मैट्रिक्स की जो मेन टाइप्स थी वो ये थी। अब जो अगली टाइप्स हैं बेसिकली ये ऑपरेशंस है, समझ लें, जिसको हमने पढ़ना है। तो ये मैट्रिक्स की एक अहम टाइप है और एक और टाइप नेगेटिव मैट्रिक्स वो आखिर पे डिस्कस करेंगे। तो अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है इसको समझते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है जी, अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिएगा इसमें डेफिनेशन कैसे मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ, इंतहाई अहम। पहला वर्ड है जी ट्रांसपोज। यहाँ से आप बात याद कर लें, एक वर्ड याद कर लें, ट्रांसपोज।
ट्रांसफर, ठीक है जी, सॉरी ट्रांसफर, ठीक है। ये ट्रांसफर्ड वर्ड याद कर लें। और ट्रांसफर क्या होता है, आप में से अगर मैं पूछूं तो आप ये कहेंगे कि एक बंदे का तबादला हो जाना, जगह चेंज हो जाना। तो बेटा ये बात याद रखिए, आपके पास अगर मैट्रिक्स ए है, जैसे कि ये देखिए 2 3 4 5, मैं कहता हूं आप इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। तो बेटा आपने कैसे करना है, आपने ऐसे करना है कि ए मैट्रिक्स के ऊपर आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है। ट्रांसपोज को कैसे शो करते हैं, ये देखिए, ये स्मॉल टी का सिंबल शो करता है ट्रांसपोज को, बिकॉज उसका नाम भी टी से शुरू होता है, इसलिए इसको टी से लिखेंगे। अब इसका आंसर आएगा कैसे, तो बेटा ट्रांसपोज लेंगे कैसे, ये देखिए कि आपने क्या करना है, इधर ए टी लिखा रहने दें। ट्रांसपोज को जब मैं इधर ब्रैकेट्स मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई करूंगा तो कैसे होगा, दो कामों में से आपने एक काम करना है, वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर लें। करना क्या है जी, आपने ये जो पहली रो है इसको पकड़ के यहाँ पे कॉलम में तरतीब से लिख देना है, ठीक है जी। और इस तरह दूसरी रो जो है, ये देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरी रो को आपने यहाँ पे दूसरा कॉलम बना देना है, ठीक है जी। तो ये देखिए आपके पास ये एलिमेंट्स जो है वो चेंज होके 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने काम ये किया कि आपने रोज को चेंज कर दिया इसमें कॉलम्स में, चेंज इनटू कॉलम्स। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछेंगे कि सर हम कॉलम्स को रो में कर सकते हैं। जी बेटा आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपने लेकिन करना एक काम होता है, तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स, एक गिव दी हुई मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो, और वो कैसे हो ऑब्टेन्ड, बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज किया जाए क्या, रोज इनटू कॉलम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रोज इनटू कॉलम आगे, ठीक है, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका उल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, रो कॉलम्स इनटू रोज भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक काम करना होता है। और कहते हैं अब इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन देन इट्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए के ऊपर वैल्यू जो है पावर की जगह पे टी लिखना है, तो ये इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी अच्छे तरीके से समझ आया है। अब इसके आगे मूव ऑन करते हैं। बेटा इससे पहले मैं आपको एक आखिरी मैट्रिक्स पढ़ा लूँ, पहले ये आप नेगेटिव मैट्रिक्स को डिस्कस कर लें, उसके बाद ऊपर वाली दो मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स, बेटा नाम से पता चल रहा है उसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेना है, आपने उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। 3 - 6, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से, माइनस, ठीक है जी, और यहाँ पे ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखिएगा 3 - 6। मैं क्या करूंगा, तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि माइनस को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर इस साइड पे हमारे पास बेसिकली माइनस ए ऐसे ही रहेगा, जबकि ये वाला जो माइनस है ये अंदर जाके दोनों के साथ ऑपरेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इनके साइन चेंज करवा देगा, ये -3 हो जाएगा और ये +6 आ जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए is obtained by multiplying of each its element by -1, ठीक है जी, -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिनोट करते हैं -a के साथ। तो ये आपकी नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। अब ये दो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी हैं, ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स, ये दोनों आपने इकट्ठी याद रखनी है। और अब आते हैं दो आखिरी डेफिनेशंस के ऊपर, जो कि इन तमाम डेफिनेशंस में से सबसे अहम डेफिनेशंस हैं और बहुत चांसेस हैं कि ये पेपर में भी आएंगी। तो पहली डेफिनेशन है जी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैंने कहा है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या डेफिनेशन है, कहता है कि इसमें एक बात याद कर लें सिंपल, बाकी कोई खपने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करें, मैंने क्या कहा है, ट्रांसपोज करें। जैसे कि ये देखिए मैं ए मैट्रिक्स लेता हूं, मैं उसका करता हूं ट्रांसपोज, और वो ए वापस ए के इक्वल ही आ जाए, उसका जवाब चेंज ना हो, बल्कि वो ए के इक्वल ही आंसर दे दे, तो हम कहते हैं कि इस तरह का मैट्रिक्स जो है वो
ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है जी, ये देखें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल ही रहे। एग्जांपल से आपको बात समझ आएगी। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स ए है, 2 3 3 4, इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज क्या आया, ट्रांसपोज भी सेम वही रहा कि आप ये इस रो को देखें, आप कॉलम में जब चेंज करेंगे तो 2 3 इधर आ गया, और ये जो रो है इसको जब आप इस कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे। अल्टीमेटली ये दोनों मैट्रिक्स सेम रहेंगे। तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो हम कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बेटा याद रखिएगा ये दो बातें इंतहाई अहम हैं कि जब भी आपने दोनों की डेफिनेशन करनी है, तो आप अगर सिमेट्रिक की डेफिनेशन कर रहे हैं तो आपने ये कंडीशन लाजमन याद रखनी है और डेफिनेशन के अंदर लिखनी है। इस तरह अगर क्यू सिमेट्रिक की आप डेफिनेशन कर रहे हैं तो आप उस क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को भी एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखेंगे और डेफिनेशन के अंदर भी आपने ये लिखनी होती है। तो इस लेक्चर में हमने तमाम टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की टाइप्स को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएगी इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।